नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। एक क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछा जाता है, कई लोगों ने पूछा मुझसे कि क्या हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 या इंडियन सक्सेशन एक्ट एग्रीकल्चरल लैंड कृषि भूमि पे भी एप्लीकेबल है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि यूपी से आता है, क्योंकि वहाँ पे एक स्पेसिफिक कोड है एग्रीकल्चरल लैंड को लेकर, वो एप्लीकेबल होता है। और एक दिक्कत और भी है इसमें कि जितने अलग अलग हाई कोर्ट ने अपने डाइवर्जेंट व्यूज़ दे रखे हैं। अभी रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था एससीसी ऑनलाइन पे, जो जिसका टाइटल था डीमिस्टिफाइंग द कॉन्ड्रम रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 अपॉन एग्रीकल्चरल लैंड। कि कृषि भूमि पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की क्या उपयोगिता है अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड है, कृषि भूमि से रिलेटेड है। इसको डीमिस्टिफाई किया है अपने आर्टिकल में, और ये आर्टिकल लिखा हुआ है कुशाल पांडे का, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एक लॉ कॉलेज में। इसको क्वेश्चन जो इससे जुड़ा हुआ है वो, उसको अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो जो डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट होता है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में, के इंटरेस्ट का जो डिवॉल्व होता है लीगल ईयर्स पे या सक्सेशन एक्ट के ज़रिए 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट के ज़रिए, क्या वो एग्रीकल्चरल लैंड को, कृषि की भूमि को एक्सक्लूड करता है अपने दायरे से? ये एक सवाल है। इसके पीछे जो वजह है कि जो इस कंट्रोवर्सी के पीछे, क्या आप सभी जानते हैं हमारा अनुच्छेद 246 आर्टिकल 246 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 246 जो है वो 3 लिस्ट प्रोवाइड करता है, एक सेंटर का, फिर स्टेट का, फिर कंकरेंट लिस्ट। अब जिसमें जो प्रोविज़न दिया गया है, जिन जिन चीज़ों को कवर करते हुए दिया गया है, उसके इंटरप्रिटेशन को लेकर दिक्कत आती है। तो जब भी हम सक्सेशन एक्ट की बात करते हैं तो सक्सेशन को समझते हैं कि सक्सेशन क्या है। सच पूछिए तो वास्तव में हिंदू सक्सेशन एक्ट में कहीं भी सक्सेशन को डिफाइन नहीं किया गया है। हाँ, अगर इसको ओवरऑल देखें तो हिंदू सक्सेशन एक्ट प्रोवाइड करता है प्रॉपर्टी किसी डिसीज़ की, किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है अगर इंटेस्टेट में होगा किसी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट की, तो वो कैसे डिवॉल्व होगा हिंदू के केस में, उसके सर्वाइविंग जो बचे हुए उत्तराधिकारी हैं उनमें कैसे डिवॉल्व होगा या कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस इशू के को कवर करता है हिंदू सक्सेशन एक्ट के प्रोविज़न। सक्सेशन की बात जब भी होती है तो ये जान देने की बात है कि जब भी कोई दो व्यक्तियों के बीच में ट्रांजेक्शन होकर जो ट्रांसफ़र होता है प्रॉपर्टी का लिविंग एंटिटीज़ के बीच में, तो वो सक्सेशन एक्ट से कवर नहीं होता। वो फिर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से कवर होता है, या स्टेट के अपने कोई लॉज हैं एग्रीकल्चरल लैंड को लेकर तो उससे कवर होता है। तो जो सवाल अभी हमने आपसे जिक्र किया था कि क्या डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट के दायरे में एग्रीकल्चरल लैंड को एक्सक्लूड करता है या नहीं। इसमें एक और भी सेक्शन है हिंदू सक्सेशन एक्ट में, सेक्शन 22, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्रीएम्प्टरी राइट के बारे में है। प्रीएम्प्टरी राइट कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के डेथ के बाद उसके 2 लीगल ईयर पे जाती है और उसमें कोई एक लीगल ईयर, कोई एक व्यक्ति वो प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफ़र करना चाहता है, बेचना चाहता है, तो जो दूसरा लीगल ईयर है उसके पास ये पहला राइट होगा कि वो उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करे। और अगर दोनों में सहमति हो जाती है कंसिडरेशन अमाउंट को लेकर तो बहुत बढ़िया है, नहीं होती है तो कोर्ट के पास पावर है कि वो उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करके उसको डिसाइड करे, और जो भी इस प्रक्रिया में खर्च होता है वो उसको जो जो गया है कोर्ट प्रॉपर्टी के कंसिडरेशन अमाउंट को तय कराने, उसको बियर करना होता है, उसको करना ही पड़ेगा। खासकर अगर वो इवन की प्रॉपर्टी नहीं भी लेना चाहता है उस कंसिडरेशन अमाउंट पे, तब भी उसको उसको जो एक्सपेंसेस हैं लीगल वो बियर करना पड़ेगा। अब इस इशू को समझने के लिए हम एक केस का सहारा लेते हैं। वो केस है के फैक्ट को पहले समझते हैं। राम सेट्टी और वीरप्पा 2 ब्रदर थे, उनकी एक जॉइंट फैमिली थी, उनके पास एग्रीकल्चर लैंड भी था। राम सेट्टी की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसकी एक पार्टीशन प्रोसीडिंग होता है।
उस पार्टीशन प्रोसीडिंग में जो राम सेठी की विडो होती है उसको उसके हिस्से का लैंड मिलता है, ट्रायल कोर्ट डिक्री कर देती है। अब हाई कोर्ट के पास जाते हैं, हाई कोर्ट भी कहती है कि नहीं ट्रायल कोर्ट का डिग्री सही है, जबकि जो वीरप्पा और उसके परिवार वालों का जो बेसिक आर्गूमेंट यही था, मेन कंटेंशन था कि ये प्रॉपर्टी हैदराबाद में है और वहाँ पे जो हिंदू वीमेंस राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट है जो उसकी एप्लीकेबिलिटी है उसके अनुसार एग्रीकल्चरल लैंड किसी विडो को नहीं मिलेगा पार्टीशन करने पे। ये उसका बेसिक आर्गूमेंट था। फिर हाई कोर्ट ने डील किया, हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जो एंट्री 5 है कंकरेंट लिस्ट का, एंट्री 5 पर्टिकुलरली जो 7th शेड्यूल में दिया गया है और लिस्ट 3 में रखा गया है, वो डील करता है, वो उसमें जो इश्यूज़ हैं, जो एरियाज़ हैं जहाँ वो लीगल कॉम्पिटेंसी है दोनों स्टेट और सेंटर की, उसमें एक में मैरिज एंड डिवोर्स, इन्फेंट एंड माइनर्स, एडॉप्शन, विल्स, इंटेस्टेसी एंड सक्सेशन, जॉइंट फैमिली एंड पार्टीशन। तो यहाँ देख रहे हैं कि चाहे वो डिवोल्यूशन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट वसीयत के द्वारा हो या हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा हो, ये यहाँ कवर है। अगर और ख़ासकर एक ध्यान देने वाली बात है कि जो ये वर्ड है इसके साथ कोई ऐसा कोई क्लॉज नहीं है कि जिसमें लिखा हो कि ये एग्रीकल्चरल लैंड को एक्सक्लूड करता है। तो इस एब्सेंस में इस तरह के क्लाउज के ये माना जाएगा कि एग्रीकल्चरल लैंड भी इससे कवर्ड है। तो जबकि वहीं पे एंट्री 18 जो है, एंट्री 18 है स्टेट लिस्ट का, वो कवर करता है एग्रीकल्चरल और एग्रीकल्चरल लैंड को इंक्लूडिंग ट्रांसफ़र एलिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। तो यहाँ भी देखें तो कहीं भी सक्सेशन की बात नहीं आ रही है स्टेट लिस्ट में। वहाँ अगर हम एंट्री 5 कंकरेंट लिस्ट का देखें तो वहाँ पे एक्सक्लूजन नहीं है एग्रीकल्चर लैंड का। तो इसको हाई कोर्ट ने डील किया और कहा कि ये कंकरेंट लिस्ट का मुद्दा है और अगर सेंटर ने कोई लॉ बना रखा है तो वो प्रिवेल करेगा स्टेट के लॉ पे। और मैं जिस केस का जिक्र कर रहा हूँ, जिस केस के फैक्ट को बताया, उसका है वाजीनाथ वर्सेस गुरम्मा। ये 1999 का जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस में ये हेल्ड किया कि एंट्री 5 एप्लीकेबल होगा और वहाँ चूँकि एग्रीकल्चरल लैंड को एक्सक्लूड नहीं किया गया है तो जो भी सक्सेशन का मुद्दा है उसमें एग्रीकल्चरल लैंड इंक्लूडेड माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जो डिसीजन था उसको कंफर्म किया। उन्होंने सेक्शन 80 एंट्री 18 ऑफ स्टेट लिस्ट का भी डिस्कशन किया। उसमें कहा कि उसमें लिखा हुआ है ट्रांसफ़र एलिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। तो ये अगर कोई दो जीवित व्यक्तियों के बीच में ट्रांजेक्शन होता है तो उसको तो कवर करता है, वहाँ पर वो स्टेट लिस्ट प्रिवेल करेगा। लेकिन सक्सेशन जहाँ पे आ जाता है वो उसका फिर वो एंट्री 18 या आइटम 18 ऑफ लिस्ट 2 जो है वो कवर नहीं करता, वो कवर करता है एंट्री 5 ऑफ कंकरेंट लिस्ट, चूँकि उसमें क्लियरली लिखा हुआ है इंटेस्टेसी एंड सक्सेशन। तो इन सब डिस्कशंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एफर्म किया कि जो इंडियन सेक्शन एक्ट है या हिंदू सेक्शन एक्ट के तहत जो डिवोल्यूशन होता है प्रॉपर्टी का किसी व्यक्ति के डेथ के बाद, उस पर हिंदू सेक्शन एक्ट इंटेस्टेड डेथ के केस में और जो दूसरे वसीयत के केस में इंडियन सेक्शन एक्ट एप्लीकेबल होगा एग्रीकल्चरल लैंड पे भी। होप इस इशू को लेकर जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एक स्पेशल रिक्वेस्ट कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8287707176, उस पर कोई भी इशू है आपका इस वीडियो से रिलेटेड या पार्टीशन से रिलेटेड या सक्सेशन से रिलेटेड तो आप ज़रूर शेयर कीजिए अपने इश्यूज़ को, शायद वही एक अगले वीडियो का डिस्कशन का मुद्दा बने। थैंक यू।